आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है चिकित्सा के क्षेत्र का। डॉक्टर हमारे कश्यप जी हैं। आप दोनों इधर ही आ जाओ साहब, हाँ, मेरे पास ही आ जाओ। एक बार दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या डॉक्टर शालिनी जी, क्या ना डॉक्टर शालिनी जी, मतलब एक से बढ़कर के एक। इधर आओ, एक इधर आओ, एक इधर आओ। और कल यहाँ देश के प्रणाम से बहुत ही शीर्ष जो चिकित्सक है उनके साथ एक हमने यहाँ पर एक सेमिनार रखा था, और सबसे ज़्यादा जिनको पसंद किया वो हमारे डॉक्टर कश्यप जी हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। एकदम सीधे सपाट, पहले आर्मी में थे ना, पहले आर्मी में रहे और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने कार्डियोलॉजी की का कल शीर्षासन करा दिया पूरा मॉडर्न कार्डियोलॉजी का, और कहा कि ये खुद योग का और संतुलित जीवन का जीता जागता प्रमाण है। ये खुद इन्होंने 104 किलो से 64 किलो तो अपना वजन कर लिया है। 104 किलो से 64 किलो कितना घटा डॉक्टर साहब? 34 और 36 और 4 40 किलो वजन कम किया है। 40 किलो। और बीमारियां, मतलब ऐसे परिवार में जो इन्होंने कल बताया, वो हृदय को विदीर्ण करने वाला, जैसा झकझोरने वाला, ऐसा कि ये हुआ क्या, परिवार में 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इनके सगे भाइयों की भी, सगा भाई जी, हाँ, 2 सगे भाइयों की, हाँ, छोटे 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी। फिर डॉक्टर शालिनी जी ने सोचा, ये खुद कैंसर की देश की एक वरिष्ठतम डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर शालिनी जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो इन्होंने सोचा कि जिस तरह से ये परिवार में घट रहा है, लगता है कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। तो उन्होंने पूरे सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये भी बचेंगे नहीं। तो इन्होंने, वैसे पत्नियां हमेशा ही अच्छी होती है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। माँ बहुत अच्छी होती है, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। ये बुराई पुरुषों में ही ज्यादा होती है। उनको भी माँ, बहन, बेटियां, जिस भी रूप में माँ का एक अस्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है, वो संभालने का, उभारने का ही काम करते हैं। और इन्होंने प्रेरित किया, और खुद इनका तो हेल्थ इतना आइडियल है। अब जो है, एक माइक देना भाई इधर। माने योग से कैसे अपना जीवन रूपांतरित होता है और कर सकते हो, उसके 5-7 छोटे छोटे बिंदु है जो खुद ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। दुनिया के सारे डॉक्टर घी खाने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर साहब कितना घी खाते हो रोज? कम से कम 150 मिलीलीटर। आप सब लोग ऐसा मत करना, तो लेकिन जो ये करते हैं वो करके आप भी खा सकते हो। 150 तो मैं भी नहीं खाता। अब डॉक्टर साहब आपका भी 100 ही करेंगे, अब उम्र हो गई ना, अब 100 कर देंगे। अब दरअसल हरियाणा का शरीर है ना, हरियाणा का आदमी, मतलब जब तक 100-150 ग्राम घी ना हो तो उसको तो घी नहीं मानता। खैर, तो घी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन 2 ही बार खाते हैं, 2 ही बार खाते हैं। तो जरा ये घी खाने का राज क्या, वो भी बता। देखिए, कोई भी आप बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। घी के बारे में बहुत भ्रांति है। जब घी को तला जाता है या उसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैदा शामिल है, वाइट राइस शामिल है, चीनी शामिल है, इसमें पकवान बनाए जाते हैं, तो वो हानिकारक बन जाता है। लेकिन घी अपनी नेटिव स्टेट में, जैसा प्राकृतिक अवस्था में बटर के तौर, मक्खन के तौर पे, घी के तौर पे, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्वास्थ्यवर्धक होता है।
तो हेल्दी फैट्स को, ये जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ थी उन्होंने टोटल फैट्स को कोरिलेट करके बोल दिया कि अब आप फैट मत खाइए क्योंकि उन इलाकों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हेल्दी फैट्स हैं जो कि हमारे घी में होती हैं, कोल्हू से निकले हुए तेल में होती है जिसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं, कच्ची घानी का तेल, या नट्स होते हैं, फ्लैक्सीड होते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। उनको हानिकारक फैट वाली श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहिए। और कब खाते हो कि हम लोग सवेरे 3:30 पौने 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। डॉक्टर है ये, डॉक्टर उठने वाले डॉक्टर, सुबह जगने वाले। नहीं तो बहुत से डॉक्टरों का तो हाल क्या होता है, वो 9-10 बजे उठेंगे, मोटी सी तोंद। और कार्डियोलॉजिस्ट तो ज्यादातर मोटी तोंद वाले होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, मोटी सी तोंद वाले। 1 घंटा करीब चिंतन मनन करके सवेरे की अपनी दिनचर्या, उसके बाद हम 5 बजे तक घर से निकल जाते हैं। हफ्ते में 5 दिन जिम जाते हैं और बाकी 2 दिन गोल्फ भी खेल लेते हैं। मेरी श्रीमती जी ने अभी शुरू किया है, लेकिन मैं तो कई साल से खेल रहा हूँ। और 7 बजे तक हम वापस आ जाते हैं। 7:30 से अपना ब्रेकफास्ट शुरू करके पूरा 1-1.25 घंटे में करते हैं। इसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। आराम आराम से मस्ती से दौड़ भी लगाते हैं, चलते भी हैं, योग भी करते हैं, जिम भी कर लेते हैं, गोल्फ जिसमें खूब ताकत लगती है वो भी खेल लेते हैं। फैट कम करने के साथ साथ वो हाथ में जो लाइपोमा हो गया तो वो भी बताओ। तो मुझे कई सारी बीमारियां ही कहूँगा थी। मुझे स्पाइन की बहुत बुरी बीमारी थी जिसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, और एक बहुत बड़ा सा यहाँ लाइपोमा भी था। मेरा हार्ट रेट बहुत तेज़ रहता था, 100 के आसपास, उठने में भी 98-90 के बीच में। और एक बीमारी होती है जिसको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं, उसके कई एपिसोड हुए, कोई 20 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में 4 या 5 दिन पहले मैंने 3 बार 2 मिनट के 120 सेकंड के प्लैंक किए, जिसमें कोहनी और पंजों के ऊपर कमर को सीधा रखा जाता है लेट। तो अब जो है ताकत जोर आजमाइश कर रहे हैं अभी। और खाने में क्या क्या खाते हो? खाने में जो भी आप खाएं, पहली बात तो उसको धीरे खाएं, बड़े ध्यान के साथ खाएं। ध्यान एक तरह का मेडिटेशन है खाना खाना। उस टाइम अपने आप को आप ग्रेटफुल समझिए कि मुझको, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, कितने लोगों ने मेहनत की होगी जो ये खाना मेरी प्लेट में आया है। उस खाने में पानी जैसी चीज़ में भी आप बादल भी देख सकते हैं, गंगा जी भी देख सकते हैं, सागर भी देख सकते हैं, दूसरों का पसीना भी देख सकते हैं। अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके और दूसरों के पुरुषार्थ का परिणाम मान करके उसको दूसरों के प्रति कृतज्ञता, पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव, जैसे उपनिषदों में कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, जैसे गांव में भी कहते हैं अन्न भगवान का रूप है। अब उस भाव को, अब पहले तो ये मतलब पहले जैसे जीते थे वो भी तो कहानी बताओ, पहले कैसे जीते? वो तो मुझे बहुत ही शर्म आएगी पब्लिकली बोलते हुए, बोल लेकिन कोई ढर्रा नहीं था। कोई ढर्रा नहीं था। रात को 11-12 बजे सोते थे, टीवी भी देखते थे। अभी हमारे यहाँ पिछले 10 साल से टीवी है ही नहीं। हम 7:30 बजे, 7:30 और 8 के बीच में सो चुके होते हैं शाम को। क्या बात है। और खाते कब हैं शाम को? शाम को कुछ नहीं, शाम दोपहर को हम 2:30 बजे के आसपास अपना लंच कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत चाय वाय ली, या कभी, अब वो भी कम है, लेकिन 4 बजे के बाद कुछ नहीं लेते। 4 बजे के बाद खाते ही नहीं, और 8 बजे के बाद जागते नहीं, और 3:30 बजे के बाद सोते नहीं जी। तो जो भी और शाक सब्जियां, फल और घी, आप नाश्ते में जो भी चीज़ खाएं उसको बड़े ध्यानपूर्वक खाएं, धीरे धीरे खाएं, बोलते बोलते ना खाएं। टेलीफोन तो आसपास होना ही नहीं चाहिए, कम से कम उसको 2 गज की दूरी पे रखें। ये बड़ी बीमारी है ये भी, उससे रेडिएशन से लेकर के न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं। आप खाते खाते अगर बात कर रहे हैं या सुन भी रहे हैं तो आपके विचार उधर चले जाते हैं। आपका विचार जो हैं खाने पे ही केंद्रित रहने चाहिए, और उसको अच्छी तरीके से चबा के
मैस्टिकेट करके, हमने अपने इस मैस्टिकेटर्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद कर दिया है। ये एक एडवांस वार्निंग सिस्टम होता है हमारी पाचन प्रक्रिया को कि खाना आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन अगर हम उसको निगल लें, टीवी देखते देखते खाएं या टेलीफोन पे बात करते करते खाएं, तो वो प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। या पत्नी को कोसते कोसते खाएं, आज तो ज़्यादा पका दिया, आज तो इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, आज तो इसमें मीठा ज़्यादा डाल दिया, आज तो मिर्ची नहीं डाली, आज तो ये कर दिया वो कर दिया। अन्नम न निंद्यात एतद् व्रतम, ये उपनिषद का वाक्य कह रहा हूं जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अन्नम ना परिचक्षित, अन्न के बारे में आलोचना मत करो। अन्नम बहु कुर्यात अन्नम ब्रह्मेति। अब इस भावना से युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा, ऐसी भावना से अन्न खाना चाहिए। और उसमें भी ऑर्डर में पहले शाक सब्जियां खाओ, पहले सलाद खाओ, सबसे पहले कच्चा खाओ। माने जो भी अंकुरित है, जो भी गाजर, चुकंदर, खीरा, टमाटर, जो भी आपकी सलाद है, सलाद पहले खाओ, फ्रूट्स पहले खाओ, चबा चबा करके खाओ। उससे पहले सलाद और फ्रूट खाते हैं तो उसको आप अपनी भाषा में बताओ डॉक्टर साहब। जब हम पहले फाइबर का कंजम्पशन करते हैं, फाइबर दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल जो कि घुल जाता है पानी में, एक इनसॉल्युबल। ये चीज़ें जब हम चबा के खाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एक जाली सा बन जाते हैं हमारे पेट में, मच्छरदानी की तरह, जो इनसॉल्युबल फाइबर है, जो घुलता नहीं है। जो सॉल्युबल फाइबर है वो उस पर एक लेप सा लगा देता है जेली की तरीके से, तो उसमें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी है वो एकदम से एब्जॉर्ब होके शरीर में हिट नहीं मारते लिवर के ऊपर, वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन से दूर तक जाके कंट्रोल्ड रिलीज होते हैं, जिससे शुगर का स्पाइक ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। इससे हमारे शरीर को कम इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है, धीमे धीमे करना पड़ता है, जिससे ज़्यादा इंसुलिन की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। और यही नहीं, ये जो फाइबर है ये हमारे बड़ी इंटेस्टाइन में जाके वहाँ के जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको फर्मेंटेशन करने के लिए, जिनमें आप लोग गांव में रहे हों, मैं गांव में पला हूँ, मेरी पत्नी नहीं, गांव में कूड़ी होती थी जिसके अंदर पत्ती भी डालनी पड़ती हैं खाद बनाने के लिए, तो उसी तरीके से फर्मेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इससे काफ़ी लाभ रहते हैं। पाचन खूब अच्छा हो जाता है। आज तो मुझे धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है, कल की तरह बिंदास बोलो ना थोड़ी देर। तो जो भी खाना आज खाएं, डॉक्टर साहब थोड़े संकोच में आ गए। जो भी आप खाना खाएं, पहली चीज़ उसको बहुत ही कृतज्ञ भाव से लें कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, कृतज्ञ भाव से मेरे पास ये खाना, कितने सब लोगों हिंदी ने, इतनी अच्छी कहाँ से सीखी? मेरी मातृभाषा। कृतज्ञ भाव से खाना खाओ कि आपको जो मिल गया उसको बहुत ही आप कृतज्ञ भाव से लें। उसको भी लाने में जिसमें आप मीन मेख निकालने के आदि हो, यदि हो तो आप ये सोचिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी उसको लाने में, कितने ही लोग हैं जिनको वो भी हासिल नहीं है जो आपको मिल रहा है। और आपकी धर्मपत्नी बोल रही है कभी भी खाना थाली में एक कण भी नहीं छोड़ते। कण भी नहीं छोड़ते। हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया, आपको चाहे वो खाता कोई नहीं, बोले चाहे खा लो मन भर लेकिन छोड़ो नहीं कण भर। और जो भी किसी ने नम्रता के साथ, प्रेम भाव के साथ दिया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये हमारी, मैं उतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन शिव जी से लेके, शिव भगवान जी से लेके, जिन्होंने हलाहल भी पी लिया था दूसरों ने जब रिक्वेस्ट की थी, या गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को भी पता था कि जो वो खा रहे हैं, आखिरी जो उनका मील था जिससे उनकी मृत्यु हुई, कि ये कृतज्ञ भाव, मतलब प्रेम भाव से दिया जा रहा है, इज्जत के साथ दिया जा रहा है, तो उन्होंने उसको खा लिया था। तो कितने ऊंची बातें हैं। और ये सब बीमारियों की जड़ क्या है? जो हार्ट अटैक हो रहा है, मोटापा से लोग मरे जा रहे हैं, फटे जा रहे हैं, पटाखे लोगों को। हाँ, मोटापा के बारे में तो ये ज़्यादा बताएंगे। कैंसर का सबसे बड़ा कोज ओबेसिटी है, ये बीपी है, ये शुगर है, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज है। और सब लोग दवा खाने के चक्कर में कि बस 1 मिनट 1 सेकंड लगेगी दवा खा लेंगे। क्या करने की जरूरत है? योग क्यों जो सुबह जल्दी उठने की जरूरत है? ये जो प्रमाद को पोषित किया है उसके ऊपर भी थोड़ा प्रहार करो। प्रमाद पर, प्रमाद माने आलस्य, आलस्य, पुरुषार्थ का उल्टा प्रमाद। जी, आलस्य से
बढ़ के तो शायद, क्योंकि वो आपको हर अच्छी चीज़ करने से रोक लेती है। हाँ, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद और मृत्यु। आपको जो चीज़ें जिसका ज्ञान भी है, आज हम ठीक है एक्सरसाइज नहीं करते, कल देर हो गई थी, कल कर लेंगे, फिर कल कुछ और बहाना आ जाएगा। आपको पता है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, सवेरे उठना अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन कल कर लेंगे। पता होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद जो आलस्य है, ये आपको जो चीज़ें आप जानते हैं, जो आपके पास भी हैं, आपके पास बहुत बढ़िया जूते हैं रखे हुए हैं शू रैक पे, कल कर लेंगे, आज तो थोड़े बारिश होने वाली है, शायद हो जाएगी। तो आलस्य जो है, इससे बुरी चीज़ शायद ही कोई हो, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से उसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ पहले आलस्य के साथ भी इनकी दोस्ती थी काफ़ी। फिर उनको इन्होंने अब उसका आलस्य का मोक्ष कर दिया इन्होंने। जोरदार अभिनंदन है। और डॉक्टर साहब अब आज यह कोई औपचारिकता नहीं है, पढ़े लिखे भी इतने हैं, एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, एमडी के बाद और क्या होता है, डीएम किया, और डीएम के बाद फर्दर ट्रेनिंग की कार्डियोलॉजी में फ्रांस में। मैंने दुनिया के जो चंद पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं उनमें से एक है। तो डॉक्टर शेखर कश्यप जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और अब और रिसर्च में और बाकी जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, योग है, अध्यात्म है, जो भारतीय सनातन जीवन शैली है, अब उसके ये पूरे ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं। तो एक बार डॉक्टर शेखर जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, कश्यप जी का। कश्यप एक ऋषि हुए साहब, अब आप भी ऋषि के नए अवतार हो। अब शालिनी जी, कैंसर क्यों बढ़ रहा है और कैंसर कैसे मिटता है जब आप अच्छी जीवन शैली को अपनाते हो, अच्छे खान पान को। डॉक्टर साहब आप उधर डॉक्टर गुप्ता जी के उधर पीठ पे बैठो, आप पीठ पे मतलब पीठ पे मत बैठना। ये डॉक्टर गुप्ता भी बहुत मजेदार है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये दो एम्स के डायरेक्टर ऊपर कुर्सी पर बैठा दो डॉक्टर साहब वार्ष्णेय जी। अब इनको हाथ पकड़ के उठाना पड़ा है। ये 25 साल पहले मेरी बात मान लेते तो आज डॉक्टर गुप्ता की हालत नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़े भीष्म पितामह जैसे हैं ये डॉक्टर गुप्ता जी। और ये डॉक्टर कश्यप जी, ये छोटे डॉक्टर नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत तो जो है हानि उठानी पड़ती है। डॉक्टर शेखर जी और डॉक्टर गुप्ता जी और ये शालिनी जी पूरी शालीन है, एक बार इनके लिए विशेष अभिनंदन होना चाहिए। भूल करके सुधर जाए उसको डॉक्टर शेखर गुप्ता कहते हैं, और जो भूल ना करे उसको डॉक्टर शालिनी कहते हैं, और जो देर से सुधरे उसको डॉक्टर गुप्ता कहते हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक के साथ हम अपना ये बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हमारे पास आज। तो डॉक्टर शालिनी जी, पूज्य आचार्य जी जब तक आते हैं तब तक आप भी थोड़ा कैंसर के बारे में थोड़ा इधर आ जाओ हमारे पास, क्योंकि अब तो मुझे आपको अपने जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद तो पूरा बुला लूंगा। अभी डॉक्टर कश्यप जी को अपने पास बुलाऊंगा। कल मैंने इनसे भिक्षा में ले लिया था, साधु तो कुछ भी मांग सकता है, तो मैंने इनका पति मांग लिया इनसे और इन्होंने मुझे दे भी दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा, सारी दुनिया को पता लग जाए। जो शेखर जी ने बताया कि ओबेसिटी, आलस्य, ये जो है ना, ये मूल रूप है, ये कारण है जिससे कि आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। उसके अलावा मैं बताऊंगी कि ये तंबाकू किसी भी फॉर्म में, सुपारी, अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करना, ये तीनों मिल के लगभग 30 से 40% कैंसर की जड़ है। और आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है, सोचते हैं कि मैंने खा लिया तो कुछ नहीं होगा, अभी 10 साल बाद होगा। तो कैंसर के अलावा इनसे हार्ट अटैक, ओबेसिटी, लिवर डैमेज और भी बहुत सी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सब ये सब बीमारियां होती हैं। तो थोड़ी मात्रा हो या ज़्यादा मात्रा हो, ये हमारी जीवनीय शक्ति का क्षय करते हैं। हाँ, कैंसर के जो बड़े कोजेज हैं, हाई सोल्ट इंटेक, हाई कैफीन इंटेक, इम्यूनो सप्रेशन, पोल्यूशन, जेनेटिक रीजन से भी कैंसर होता है, बहुत सारे और दूसरे कारण हैं, लेकिन ये सबसे बड़े कारण हैं जिनको डॉक्टर साहिबान गिना रही है।
तो जेनेटिक कॉजेज से स्वामी जी बहुत कम प्रतिशत 5% से कम होता है, लेकिन जो ये लाइफस्टाइल कॉजेज हैं ज़्यादातर कैंसर उसी से होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कैंसर प्रिवेंटेबल है, माने कि आप बच सकते हैं। और शरीर में जब कैंसर बनने की शुरुआत होती है तो इस तरह से जो बताया आपको कि वज़न बढ़ना सबसे मुख्य कारण है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो आजकल बढ़ रहे हैं, ये सबसे मुख्य कारण इसका ये है। कोलोरेक्टल कैंसर जो गट का कैंसर है, लोग फाइबर नहीं खाते, पकी पकाई सब्ज़ी प्रेशर कुकर में या दाल प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सारा उसका जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट हो जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कल बताई थी शालिनी जी ने, कि ये जो हम हर चीज को पका करके उसको मतलब कचरा बना करके खाते हैं, खतरा बना करके खाते हैं। अरे भाई, जिन चीज़ों को बिना उबाले खा सकते हो उनको बिना उबाले खा लो, जिनको थोड़ा उबाल के खा सकते हो थोड़ा उबाल के खा लो, और जिनको कच्चा खा सकते हो कच्चा खा लो। फलों को भी फल के रूप में खा लो ना, हर चीज़ को जूसर में डाल के जूस निकाल के उसका फाइबर फेंक करके ही फ्री खाएंगे। तो ये छोटे छोटे करेक्शन करके डॉक्टर शालिनी जी ने करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया है, लाखों करोड़ों लोगों की। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब तो इनके सेंटर के साथ मिलकर के हमने सोचा है लोगों को बुरी आदतों से तो छुड़ाएंगे, जागरूक बना करके उनको हम पतंजलि का और आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये ICMR का इंस्टीट्यूट है, नोएडा में स्थित है। तो मिल करके अब हम सोच रहे हैं कि इस देश को और दुनिया को कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में भी कुछ बड़े रिसर्च, बड़ी स्टडीज, बड़ा डॉक्यूमेंटेशन और एक बड़ी जागरूकता का काम हमें करना है। श्रद्धेय आचार्य श्री का भी आगमन हमारे बीच में हो चुका है उधर बच्चों के साथ। तो एक बार डॉक्टर शालिनी जी, अब आप तो पतंजलि की हो गई है, तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर शालिनी जी का।